हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो बेटा सॉलिड स्टेट चैप्टर में हम 4 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, जिसमें कि हम बेसिक्स की मतलब वही सॉलिड होता क्या है, सॉलिड का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, अमरफस स्ट्रक्चर है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स भी हम पढ़ चुके हैं। फिर जब सॉलिड पढ़ते हैं तो क्लोज पैकिंग पढ़ी जाती है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल बहुत क्लोजली बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। तो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकलती है, डेंसिटी कैसे निकलती है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलते हैं, ऑल दीज थिंग्स वी हैव कवर्ड ऑलरेडी, राइट। तो आज के लेक्चर में, जो कि सॉलिड स्टेट चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इम्परफेक्शंस ऑफ सॉलिड। अब इम्परफेक्शंस का क्या मतलब है बेटा, जो आज की क्लास का टॉपिक है दैट इज इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। देखो, जब भी हम पढ़ते हैं ना कि आइडियली ऐसी चीज होनी चाहिए, आइडियली सॉलिड को ऐसा होना चाहिए, आइडियली फेस सेंटर्ड क्यूबिक के फेस सेंटर पर कॉर्नर पर एटम्स होने चाहिए, आइडियली NaCl में ऑक्टाहेड्रल वॉइड में Na प्लस होना चाहिए। बट आप लोगों को तो पता है, आप 11th में आइडियल गैस भी पढ़ते आए, और गैस पढ़ने के बाद हमें एक सरप्राइज मिला था कि कोई गैस इसको आइडियली तो फॉलो करती ही नहीं है। फिर आप सोल्यूशंस भी पढ़ते हो, आइडियल सोल्यूशन, फिर आपको पता चलता है कि कोई सोल्यूशन इसको आइडियली तो फॉलो करता नहीं है, कुछ ना कुछ डेविएशन आता है। गैस में भी कुछ ना कुछ डेविएशन आता है, उसी तरह से बच्चे सॉलिड में भी कुछ ना कुछ डेविएशन आता है। यहाँ पे हम उसको कहते हैं इम्परफेक्शंस, या फिर इसी का दूसरा नाम है डिफेक्ट्स। ठीक है, अगर आइडियलिटी को सॉलिड फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन आ चुकी है या कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ चुका है। ठीक है, और हल्का फुल्का डिफेक्ट, हल्का फुल्का इम्परफेक्शन सब में होता है, बिकॉज आइडियल चीजों को बिल्कुल आइडियल पाथ पे चलना है ना। आइडियली तो आपको भी 6 बजे उठना चाहिए, आइडियली आपको 8 बजे क्लास करना चाहिए, फिर 10 बजे क्लास करना चाहिए, बट क्या आप कर रहे हो रेगुलरली? ट्रस्ट में, ईमानदारी से मुझे बताना, अगर आप लोग बहुत सीरियस प्रिपरेशन के मोड में चल रहे हो, क्या आप आइडियलिटी फॉलो कर रहे हो? जैसा आपको प्लान दिया गया था, बिल्कुल आप बिल्कुल स्टिक टू द प्लान हो अभी तक? कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि कितने बच्चे अभी तक, अभी हमारा शायद डे 5 होने वाला है, तो कितने बच्चे डे 5 तक बिल्कुल स्टिक कर रहे हैं प्लान को, बिल्कुल 6 बजे उठ के फंडा बॉक्स देख रहे हैं, बिल्कुल 8 बजे उठकर क्लास देख रहे हैं। आपको देखनी चाहिए बेटा। खैर, सॉलिड्स की बात करते हैं, तो थोड़े बहुत इम्परफेक्शंस होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं सॉलिड में, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेटा व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन सॉलिड? डिफेक्ट्स का मतलब तो समझ ही गए कि कुछ ना कुछ आइडियल बिहेवियर से इधर उधर का डेविएशन, कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन, कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन, दैट इज डिफेक्ट। बेटा डिफेक्ट्स दो तरह के हो सकते हैं, नंबर 1 पॉइंट डिफेक्ट एंड नंबर 2 लाइन डिफेक्ट। बच्चे पॉइंट डिफेक्ट का क्या मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एटम मिसिंग है, या एटम अपने रास्ते से भटक गया है, दूसरे पॉइंट पे चला गया है, दैट इज अ पॉइंट डिफेक्ट। इसी एक पर्टिकुलर लेटेस्ट पॉइंट पे जो डिफेक्ट होता है वो पॉइंट डिफेक्ट है। दूसरा है बेटा लाइन डिफेक्ट। आप सोचो कि पूरी की पूरी रो ही गायब है। आपको याद है हमने एक क्वेश्चन किया था क्लास में कि ऑल द एटम्स अलोंग बॉडी डायगोनल आर मिसिंग, एक क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने न्यूमेरिकल, मतलब पूरी रो ही गायब है, बॉडी डायगोनल के अलोंग पढ़ने वाले ऑल द कंप्लीट लाइन ऑफ एटम्स आर मिसिंग, तो उसे हम कहेंगे लाइन डिफेक्ट। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट का मतलब है एक पर्टिकुलर पॉइंट गायब है, बट लाइन डिफेक्ट का मतलब है कि मान लो अगर ये मेरा क्यूब था, मान लो कि अगर ये मेरा क्यूब है, स्ट्रक्चर है, तो बेटा एक लाइन के अलोंग, एक लाइन के अलोंग, मान लो इस फेस डायगोनल की लाइन के अलोंग सारे एटम गायब है, दैट विल बी योर लाइन डिफेक्ट। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, वेरी गुड। अब आते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट में से हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है बेटा पॉइंट डिफेक्ट। हमारे सिलेबस में है बच्चा पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट हमें नहीं करना है। पॉइंट डिफेक्ट होते हैं बेटा 3 तरह के। नंबर 1 स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नंबर 2 नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, एंड नंबर 3 इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देखो, स्टोइशियोमेट्री चैप्टर पढ़ा है ना क्लास 11 का पहला, मोल कंसेप्ट वाला। तो स्टोइशियोमेट्री का क्या मतलब होता है कि एटम्स का रेशियो, एटम्स का रेशियो या कंपाउंड्स का रेशियो, स्टोइशियोमेट्री। तो स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट्स वो डिफेक्ट्स है जिनमें स्टोइशियोमेट्री नहीं बदलती, जिनमें स्टोइशियोमेट्री नहीं बदलती, दोज डिफेक्ट्स आर कॉल्ड स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट। स्टोइशियोमेट्री नहीं बदलती मैम, इसका क्या मतलब है? मान लो आपका NaCl का एटम था, ठीक है, अगर इसमें से कुछ डिफेक्ट आया और आफ्टर द डिफेक्ट, आफ्टर डिफेक्ट अगर आपका फॉर्मूला बन गया, चलो NaCl हटाते हैं, जनरल फॉर्मूला ले लेते हैं कोई भी, मान लो आपका था AB3,
आफ्टर द डिफेक्ट आपका फॉर्मूला बन गया बेटा, डिफेक्ट आने के बाद आपका फॉर्मूला बन गया A2B4। इसका मतलब स्टोइशियोमेट्री बदल गई, एटम्स का रेशियो बदल गया, क्योंकि इनिशियली आपका एटम्स का रेशियो था बच्चा यहाँ पे 1:3, है ना। ए के एटम्स 1 रेशियो में, बी के एटम्स 3 रेशियो में, लेकिन डिफेक्ट आने के बाद एटम्स का रेशियो हो गया 2:4, A2B4, फॉर्मूला बदल गया। इसका मतलब ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट है। लेकिन अगर डिफेक्ट आने के बाद भी आपका फॉर्मूला AB3 ही है, समझ रहे हो, डिफेक्ट आने के बाद भी आपका फॉर्मूला स्टिल द फॉर्मूला इज AB3, 1:3 का ही अभी भी रेशियो है, इसका मतलब ये स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट है। ये स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट है। तो कौन सा है स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट? इन विच द प्रोपोर्शन ऑफ द एलिमेंट्स in the solid is not disturbed, the ratio of the atoms in the solid is not disturbed। और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है बेटा कि सॉलिड कंटेन द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द नॉन स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो, पूरा का पूरा रेशियो बिगड़ जाता है। डिफेक्ट आने की वजह से जो रेशियो था वो बिल्कुल गड़बड़ा जाता है, वो बिगड़ जाता है, वो है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। और इम्प्योरिटी में तो भाई नाम से ही समझ आ रहा है कि क्रिस्टल के अंदर कोई और बाहर से इम्प्योरिटी आ गई। मान लो क्रिस्टल था NaCl का और उसमें अचानक से कैल्शियम के आयन दिखने लग गए, तो ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। कोई इम्प्योरिटी आ गई, कोई फॉरेन एटम आ गया, कोई बाहर से एटम घुस गया, जबरदस्ती इम्प्योरिटी आ गई, दैट इज योर इम्प्योरिटी डिफेक्ट। चलो वन बाय वन सबको पढ़ेंगे डिटेल में। सो लेट्स बिगिन विद द स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो सबसे पहले तो हम स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट का डेफिनेशन लिखेंगे बेटा। इट इज अ टाइप ऑफ डिफेक्ट, इट इज अ टाइप ऑफ डिफेक्ट in which the ratio of number of constituent atoms या particles, क्योंकि जरूरी नहीं है एटम्स ही हो, आयंस भी हो सकते हैं, आयनिक कंपाउंड में तो आयंस होंगे। सो इन विच द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स does not change। और बेटा स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमारा पहला डिफेक्ट है शॉर्ट की। दो तरह के स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, शॉर्ट की और फ्रैंकल। वन बाय वन दोनों को पढ़ेंगे। तो शॉर्ट की डिफेक्ट क्या है? व्हाट इज शॉर्ट की डिफेक्ट? बेटा शॉर्ट की डिफेक्ट ऐसा डिफेक्ट है, शॉर्ट की, ठीक है। शॉर्ट का मतलब एक ट्रिक बना लेंगे कि शॉर्ट मतलब शॉर्ट ऑफ आयंस, मतलब लैक ऑफ आयंस। तो शॉर्ट के डिफेक्ट में आयंस गायब हो जाती है, जहां आयन होनी चाहिए थी अपनी पोजीशन से गायब हो जाती है। लैटिस में आयन है ही नहीं, मतलब खाली जगह आपको लैटिस में दिखेगी। आप डायग्राम को ध्यान से देखो, आपको यहाँ पर एक खाली प्लेस दिख रहा है, और ये खाली प्लेस किसका है? आप इस डायग्राम को एनालाइज करोगे तो यू विल गेट टू नो कि यहाँ पर बीच में एक एनायन होना चाहिए, लेकिन वो एनायन यहाँ से मिसिंग है, खाली प्लेस है। और आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी एक खाली प्लेस आपको दिख रहा है, ठीक है। यहां भी एक एनायन होना चाहिए, फिर एक और खाली प्लेस आपको दिख रहा होगा। चलो एक गेम खेलते हैं, फाइंड द मिसिंग। आप बचपन में देखा होगा ना, एक गेम आता था न्यूज़पेपर में, पता नहीं आप लोगों के बचपन में आता था या नहीं, पता नहीं आप लोग न्यूज़पेपर्स भी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, आई डोंट नो। आजकल क्या होता है ना, हर चीज फोन पर, हर चीज डिजिटल, लेकिन रीडिंग हैबिट्स डेवलप करना लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब रीडिंग इज अ वेरी गुड हैबिट। जितने लोगों को रीडिंग की लत है, आदत है, उनको पता होगा कि रीडिंग is much better than scrolling through the social media। रीडिंग इज मच बेटर। तो खैर बचपन में न्यूज़पेपर में एक गेम आता था कि फाइंड द डिफरेंसेस। वो दो चित्र लगा देते थे, मतलब दो डायग्राम्स लगा देते थे, और उसमें आता था कि इन दोनों डायग्राम में डिफरेंस फाइंड करो। तो आपको इस डायग्राम के अंदर मिसिंग साइड फाइंड करनी है। तो देखो दो तो मैंने फाइंड कर दी, दोनों जगह माइनस साइन मिस था। अब आप देखोगे यहाँ भी एक खाली प्लेस हमें दिख रहा है ना बेटा, यहाँ बच्चा पॉजिटिव आयन मिसिंग है, यहाँ भी हमें एक खाली प्लेस दिख रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव आयन मिसिंग है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ, ध्यान से सुनना, क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये एक कैटायनिक वैकेंसी है, ये एक कैटायनिक वैकेंसी है, और ये एक एनायनिक वैकेंसी है? भाई कैटायन एनायन तो सब समझते हैं, वेरी गुड, कैटायन एनायन तो सब समझते हैं, यस वेल डन। तो जहां से पॉजिटिव वाला चार्ज मिसिंग है मतलब वो कैटायनिक वैकेंसी है, और जहां से एनायन मिसिंग है, नेगेटिव चार्ज मिसिंग है, मतलब वो एनायनिक वैकेंसी है। तो भाई ये शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है? सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट। बेटा लिखेंगे हम शॉर्ट की,
डेफिनेशन स्पेलिंग देखना ध्यान से, SCHOTTKY। शॉर्टकी डिफेक्ट इज अ टाइप ऑफ इज अ टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। मैंने क्यों लिखा वैकेंसी डिफेक्ट? क्योंकि बेटा इस डिफेक्ट के अंदर वैकेंट साइट होती हैं, वैकेंसी होती है। शॉर्टकी डिफेक्ट इज अ टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट in which equal number of cations and anions are missing from lattice। इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस। आपको दिख रहा है ना कि जितने कैटायंस गायब है उतने ही एनायंस गायब है बेटा, जितने कैटायंस गायब है बच्चा उतने ही एनायंस गायब है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग इन द शॉर्टकी डिफेक्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा सोचो कि अगर मास गायब है, अगर पार्टिकल्स गायब हैं, खाली जगह बनी है, तो डेंसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? थिंक अबाउट इट। यस, सोचो, अगर एनायंस और कैटायंस गायब है, मास गायब है लैटिस से, आयंस गायब है लैटिस से, तो डेंसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? थिंक अबाउट इट। वेल डन, वेरी गुड, यू आर राइट। बच्चा डेंसिटी एज अ रिजल्ट ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट डेंसिटी डिक्रीजेस। एज अ रिजल्ट ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट डेंसिटी डिक्रीजेस। अच्छा, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन गायब है, अगर दो कैटायन गायब है तो दो एनायन भी गायब है, तो क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि जितने कैटायन गायब हैं उतने ही एनायन गायब हैं, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। बेटा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेंसिटी पर फर्क पड़ेगा। सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहती है बट डेंसिटी कम हो जाती है। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज शॉर्टकी डिफेक्ट। क्लियर हो गया शॉर्टकी डिफेक्ट में? तो क्या क्या हाईलाइट्स है शॉर्टकी डिफेक्ट के? सबसे पहला इसका डेफिनेशन कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस। सबसे पहले आपको इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिस होते हैं, ये याद रखना है। दूसरा डेंसिटी डिक्रीजेस, और तीसरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड, क्लियर है बच्चा? पक्का समझ आया? चलो आगे चलते हैं अगले स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट की तरफ, दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। बेटा ये सेकेंड टाइप का स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट है और इसका नाम है फ्रैंकल या डिसलोकेशन। अच्छा, डिसलोकेशन वर्ड तो आप समझते होंगे ना, रास्ता भटक जाना, डिसलोकेट हो जाना, ठीक है। तो डिसलोकेशन का क्या मतलब है? डिसलोकेशन का मतलब है कि जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, जो आपकी मंजिल थी, आप वही भटक गए हो, ठीक है। जहां आपको बैठना था वहां नहीं बैठे हो, आप दूसरी जगह पहुंच गए हो, दैट इज डिसलोकेशन। सो व्हाट इज अ फ्रैंकल डिफेक्ट? बेटा लिखना है इसका डेफिनेशन। इन दिस डिफेक्ट some of the lattice points usually cations, generally cations, क्योंकि cations क्या छोटे होते हैं तो जल्दी खो जाते हैं। आपने देखा हो ना, छोटी चीजें जल्दी खो जाती है, बड़ी चीजें तो इन प्लेस रहती है। छोटी छोटी चीजें हम जल्दी गायब कर जाते हैं, बचपन में पेंसिल रबर खो जाती थी, छोटी छोटी चीजें। तो यूजुअली cations, some of the lattice points usually cations are missing from their original site, बेटा अपनी ओरिजिनल साइट से तो वो गायब है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से तो गायब है, एंड ऑक्यूपाई some other interstitial site, बेटा अपनी ओरिजिनल साइट से तो भटक जाते हैं और किसी दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। दिस इज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट या दिस इज अ फ्रैंकल डिफेक्ट। अच्छा डायग्राम को ध्यान से देखो, आपको दिख रहा होगा कि ये जो A+ है इसको यहाँ होना चाहिए था एक्चुअल में, ये जो इसकी असली जगह है इस कैटायन की वो ये है जहां पे इसने वैकेंसी क्रिएट कर दी है, और ये भटक के कहाँ पहुंच गया है, किसी और बीच की जगह पे, उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल। मतलब सारे आयंस के बीच में देखो कोई ना कोई छोटी छोटी जगह तो है। सारे आयंस आप कितने भी टाइट पैक कर लो, आप कितनी अच्छी से अच्छी पैकिंग कर लो, आपकी पैकिंग एफिशिएंसी मैक्स टू मैक्स 80% हो सकती है,
भाई निकाली थी हमने, एफसीसी की कितनी आ रही थी 74। चलो माना मैंने एफसीसी के वॉइड्स पे भी एटम छोड़ दिए, फिर भी मेरी मैक्स टू मैक्स 80%, 20% स्पेस अभी भी खाली है। तो वो जो खाली स्पेस है ये भटक के उस खाली स्पेस में पहुंच जाता है, उसे हम इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। अब मुझे बताओ क्या कोई मास लेटिस के बाहर गया? जैसे शॉर्टकी में तो मास पूरा लेटिस छोड़ के चला गया था, है ना, पूरा घर छोड़ के चला गया था, इसने तो बस कमरा बदला है ना, पहले तो वो पूरा घर ही छोड़ दिया था उसने, इसने तो बस अपना रूम बदला है। तो क्या कोई मास लेटिस के बाहर गया है? नहीं। तो क्या डेंसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा इन फ्रैंकल डिफेक्ट? नहीं। सो ध्यान रखना इस बात को कि नो चेंज इन डेंसिटी, डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, देयर इज नो चेंज इन डेंसिटी। बेटा क्या कोई कैटायन एनायन का रेशियो बिगड़ा है? न्यूट्रलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? नो। नो चेंज इन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नोट आ रहा है ना, नोट की वैल्यू तुम लोगों को पता है, नोट ऐसा होता है अपनी क्लास में जिससे क्वेश्चन बहुत आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट याद करना, 10,000 का नोट लिख लो कि AgBr एक ऐसा क्रिस्टल है, सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा क्रिस्टल है जो both Schottky and Frankel defect शो करता है, shows both Schottky and Frankel defect। बेटा सिल्वर ब्रोमाइड को याद रखना, AgBr को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा कंपाउंड है जो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों तरह के स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट शो करता है, दोनों तरह के स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट शो करता है। तो हमारे स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्लियर हो गए, शॉर्टकी भी क्लियर हो गया, फ्रैंकल भी क्लियर हो गया। शॉर्टकी एक वैकेंसी है, आयंस पूरा लेटिस से भाग जाते हैं, फ्रैंकल में पूरा लेटिस से नहीं भागते, जस्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन से भाग जाते हैं। शॉर्टकी में डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, फ्रैंकल में डेंसिटी चेंज नहीं होती, और न्यूट्रलिटी एक्चुअल में किसी भी डिफेक्ट में चेंज नहीं होती, क्योंकि हमारा जो सॉलिड है ना वो न्यूट्रल ही होना चाहिए, हमारा कंपाउंड न्यूट्रल ही होता है, होना चाहिए, इसलिए न्यूट्रलिटी किसी में भी चेंज नहीं होती, राइट। ठीक है, दोनों डिफेक्ट समझ आया, आगे चले। चलो तो अब हम पढ़ेंगे बेटा नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, क्योंकि हम स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ चुके हैं तो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट जस्ट उल्टा है। तो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है बेटा? इट इज अ डिफेक्ट इन विच, इट इज अ टाइप ऑफ डिफेक्ट इन विच रेशियो of number of constituent particles changes, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स चेंजेस। बेटा नंबर चेंज हो जाता है, अभी आगे सिखाया था ना कि अगर पहला फॉर्मूला AB3 था, A2B4 हो गया, मतलब पूरा रेशियो बिगड़ गया, है ना, पूरा रेशियो ही बिगड़ जाता है, उसे हम कहते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब इसमें भी बच्चे दो डिफेक्ट है हमारे पास, मेटल एक्सिस और मेटल डेफिशिएंसी, दो है, मेटल एक्सिस मेटल डेफिशिएंसी। तो लेट्स बिगिन विद द मेटल एक्सिस डिफेक्ट। पहला आ रहा है मेटल एक्सिस डिफेक्ट। क्या समझ में आया आपको नाम से? मेटल एक्सिस, मेटल ज्यादा है, मेटल ज्यादा है, क्या इसको ऐसे नहीं बोल सकते नॉन मेटल कम है? अच्छा, मेटल एक्सिस को आप कैटायन एक्सिस भी लिख सकते हो। चलो इसको थोड़ा ब्रेक करके समझते हैं, या तो आप मेटल एक्सिस लिखो या कैटायन एक्सिस लिखो, है ना, या तो आप लिखो मेटल ज्यादा है, और मेटल क्योंकि कैटायन होता है, भाई सोडियम कभी एनायन तो होता नहीं है, जिंक कभी एनायन तो होता नहीं है, मेटल हमेशा कैटायन होता है। तो कैटायन ज्यादा है, अगर कैटायन ज्यादा है तो आधे बच्चे ये नहीं बोलेंगे तुरंत कि मैम एनायन कम है। भाई देखने के दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं ना, दो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, एक ने देखा कैटायन ज्यादा है और दूसरे ने देखा एनायन कम है। जैसे अभी आधे बच्चे देख रहे हैं कि नीट के पेपर के लिए टाइम बहुत सफिशिएंट है, और आधे देख रहे हैं कि नहीं बहुत कम है, तो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप किस तरह उसको यूटिलाइज कर रहे हो। तो अगर किसी ने बोला कि कैटायन ज्यादा है तो दूसरा बच्चा ये भी बोल सकता है कि एनायन कम है, और एनायंस आर लेस, मतलब इस डिफेक्ट में एनायंस की डेफिशिएंसी है, एनायंस की डेफिशिएंसी है। अब ये डिफेक्ट कैसे क्रिएट होता है, बिल्कुल ध्यान से समझना। मान लो एक कंटेनर में, देखो इस एग्जांपल के बिना आपको ये डिफेक्ट कभी समझ नहीं आएगा। मान लो एक कंटेनर में, मान लो एक कंटेनर में
हमारा क्रिस्टल रखा हुआ है NaCl का। कौन सा बेटा? NaCl का। तो NaCl के क्रिस्टल में सोडियम है, बचा Cl माइनस है बेटा, सोडियम है, Cl माइनस है बेटा, ठीक है। फिर थोड़ी सी जगह कम पड़ गई, फिर से बना लेते, थोड़ा छोटा बनाएंगे, बिल्कुल कोने से शुरू करेंगे। तो ये सोडियम है बेटा, Cl माइनस, सोडियम, Cl माइनस, सोडियम, Cl माइनस, ठीक है। इस तरह से हमारा NaCl का क्रिस्टल रखा हुआ है। अब क्या किया आपने? कंटेनर को हीट करना शुरू कर दिया। बात को समझना, आपने कंटेनर को हीट करना शुरू कर दिया। मान लो NaCl का क्रिस्टल था कंटेनर में एंड द कंटेनर इज हीटेड, नीचे से आग लगा दी, कंटेनर इज हीटेड। और बेटा ऊपर इस कंटेनर में अंदर सोडियम का एटमॉस्फेयर है, अंदर इस कंटेनर के, यहाँ इस कंटेनर में सोडियम की वेपर्स हैं बच्चा, Na वेपर्स हैं, सोडियम वेपर्स, ठीक है। अब क्या होगा? जैसे आप आग लगाओगे, आप हीट करोगे, सबको पता है कि हीट करने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स हीट करते ही बढ़ेगी। तो मान लो कुछ क्लोराइड आयन अपनी पोजीशन को छोड़कर ऊपर चले गए, some anions leave its position and go in the atmosphere of sodium, क्योंकि ऊपर सोडियम का एटमॉस्फेयर है ना, और सोडियम और क्लोरीन की दोस्ती बहुत तगड़ी है। जहां सोडियम को क्लोरीन दिखता है दौड़ा दौड़ा आता है, या जहां क्लोरीन को सोडियम दिखता है एकदम दौड़ के जाते हैं, सिमरन और राज की तरह। तो सोडियम और क्लोरीन में क्या दोस्ती बहुत तगड़ी है। तो जैसे ही आपने नीचे से हीट किया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई, थोड़ी सी आग लगाई, ऊपर सोडियम की वेपर्स होने की वजह से ये क्लोराइड आयन तुरंत मौका मिलते ही लेटिस को छोड़कर चला गया। हो गई एनाइन की डेफिशिएंसी, और एनाइन की डेफिशिएंसी होते ही हम कह देते हैं कि मेटल ज्यादा हो गई, क्लोरीन कम हो गया ना नंबर में, तो मेटल ज्यादा हो गई, सोडियम ज्यादा हो गया, बिगड़ गया रेशियो, हो गया खेल खत्म, रेशियो पूरा बिगड़ गया, डिफेक्ट बन गया नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। तो है क्या इस डिफेक्ट में लिखना? मेटल एक्सिस डिफेक्ट में लिखना बेटा, व्हेन NaCl crystal is heated in the atmosphere of sodium vapors, सोडियम वेपर्स के एटमॉस्फेयर में जब इसको हीट किया जाता है, in the atmosphere of sodium vapor, some of the chloride ions, Cl minus ions, leave the lattice. So मेटल की डेफिशिएंसी, मेटल का एक्सिस हो गया और नॉन मेटल एनायंस की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है। सम ऑफ द क्लोराइड आयन लीव द लेटिस, दिखाई दे रहा है सबको? वेरी गुड। तो कुछ क्लोराइड आयन ने लेटिस को छोड़ा, भाग गए। लेकिन मैंने अभी आपको समझाया था कि न्यूट्रलिटी नहीं बदलती बेटा, कोई सा भी डिफेक्ट हो, हमारा सॉलिड एकदम प्रॉपर न्यूट्रल होना चाहिए। तो अभी न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होगी? हाउ द न्यूट्रलिटी इज मेंटेन बेटा, समझना, थोड़ा सा टेक्निकल है, समझना। देखो बच्चा, अगर ये क्लोराइड ऊपर गया तो ऊपर जाके ये सोडियम से रिएक्शन करेगा, लेकिन ऊपर जो सोडियम है वो Na है, तो Na पहले रिएक्शन करने के लिए Na प्लस बनाएगा और फिर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। ऊपर सोडियम है तो वो रिएक्शन करने के लिए पहले Na प्लस बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकलेगा। अब ये जो क्लोराइड आयन आया, इसने, इस क्लोराइड आयन ने इस Na प्लस के साथ बना दिया NaCl। व्हाट अबाउट दिस इलेक्ट्रॉन? ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला है इसका क्या? व्हाट अबाउट दिस इलेक्ट्रॉन? ये जो इलेक्ट्रॉन हमें मिला है, तो दिस इलेक्ट्रॉन बेटा, उधर एक -1 चार्ज की कमी हो गई क्योंकि क्लोराइड भाग आया ना, इलेक्ट्रॉन के साथ भाग आया, क्लोराइड खुद तो भागा, इलेक्ट्रॉन को लेके भागा। तो उस माइनस चार्ज की कमी को पूरा करने के लिए, टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी, ये इलेक्ट्रॉन जाकर यहाँ क्लोरीन की जगह पर बैठ जाएगा। टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रॉन जाकर बच्चे क्लोरीन की जगह पर बैठेगा। समझ रहे हो बात को? तो क्लोरीन को हटा दे इस डब्बे से अब, और इसकी जगह पे हम किसको बिठाएंगे? अब इलेक्ट्रॉन को। क्लोरीन यहां से भाग चुका है,
क्लोरीन यहां से भाग चुका है और इसकी जगह पे कौन बैठ चुका है, इलेक्ट्रॉन, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। चलो नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे इसको मेटल एक्सिस डिफेक्ट में, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द एनाइनिक वैकेंसी। जो आपने एनाइनिक वैकेंसी क्रिएट हुई थी ना आपके क्रिस्टल में, जो क्लोराइड ने एनाइनिक वैकेंसी क्रिएट कर दी थी आपके क्रिस्टल में, उसको इलेक्ट्रॉन ने फिल कर दिया। देखो एक कोई जाएगा दूसरा आके बैठेगा ही बैठेगा, वैकेंसी तो फिल होती ही है, ठीक है। तो अगर न्यूट्रलिटी तो मेंटेन करनी है ना। अब अगर कोई क्लोराइड चला गया तो उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन आकर बैठ गया, एंड नाउ दिस इज नोन एज एफ सेंटर। बेटा इसको कहते हैं एफ सेंटर। क्या कहते हैं बच्चा, एफ सेंटर। इंपॉर्टेंट टर्म है भाई, एफ सेंटर। नाउ दिस इज नोन एज एफ सेंटर, ठीक है। तो दिस इज नाउ कॉल्ड, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेंगे, हाईलाइट करके लिख लेंगे कि ये क्या है, एफ सेंटर, ठीक है बच्चा। नाउ दिस इज नोन एज एफ सेंटर। और एफ सेंटर क्या है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना। एफ सेंटर इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो वो इधर उधर दौड़ेगा तो कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा। कंडक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ फ्री इलेक्ट्रॉन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकता है। फ्री इलेक्ट्रॉन कभी भी अगर किसी सॉलिड में है तो वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकता है और कुछ कलर शो कर सकता है। दिस एफ सेंटर या फ्री इलेक्ट्रॉन is responsible to impart color in the lattice। बेटा कलर आ जाता है लेटिस के अंदर अगर ये डिफेक्ट है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट है। कलर इन द लेटिस एंड टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, जितने इलेक्ट्रॉन्स भर दोगे कंडक्टिविटी उतनी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। समझ रहे हो। अच्छा आप लोगों ने कभी नमक देखा, नमक NaCl, ये डिफेक्ट होता है क्योंकि बहुत कॉमन है ये NaCl में। वो नमक नहीं, टाटा सॉल्ट नहीं, आयोडीन। क्या आपके नमक में आयोडीन है, क्या बोलते हैं, नहीं वो तो टूथपेस्ट में नमक है। क्या आपके नमक में आयोडीन है, ये भी आता है ना, वो वाला नहीं, पिसा हुआ नमक नहीं। नमक एक सॉल्ट, मतलब रॉक सॉल्ट जो आता है पत्थर की तरह से आता है। मतलब आपने अगर कभी देखा हो इस तरह का, ये आपको बोर्ड पे दिखेगा नहीं तो मैं कोई डार्क कलर से बना देता हूँ, लेकिन होता वो वाइट है, ट्रांसपेरेंट है, ऐसे कलर का एक पत्थर सा आता है जो सॉल्ट होता है, NaCl, पिसने से पहले। तो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो वैसे तो वो वाइट होता है, NaCl का कलर वाइट है, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक रखा है, पड़ा है नमक, तो वो येलोइश हो जाता है। NaCl येलोइश हो जाता है, हल्का हल्का सा कहीं कहीं पर उस पर येलो कलर आता है। अगर कभी किसी ने नमक देखा हो, नमक का पत्थर देखा हो तो बेटा ध्यान देना। तो दैट येलो कलर इज ड्यू टू द मेटल एक्सिस डिफेक्ट। वो जो NaCl में येलो कलर आया है वो मेटल एक्सिस डिफेक्ट की वजह से आया है। तो बेटा इस एफ सेंटर की वजह से NaCl के क्रिस्टल में कलर आ जाता है येलो। याद रखना इस चीज को, कलर्स को याद करना। जिंक ऑक्साइड में भी आ जाता है येलो एफ सेंटर की वजह से। क्वेश्चन आ चुका है कि कलर आता किस वजह से, तो कलर आता है इस एफ सेंटर की वजह से। एफ सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। बेटा KCl में कलर आ जाता है वॉयलेट और LiCl में कलर आ जाता है पिंक, इस एफ सेंटर की वजह से। ठीक है, ठीक है। NaCl और ZnO बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें येलो येलो कलर आ जाता है ड्यू टू दिस एफ सेंटर। सो ये था हमारा मेटल एक्सिस डिफेक्ट। क्लियर है, समझ में आया। देखो हुआ क्या था, हीट किया था, क्लोराइड लेटिस छोड़ के भाग गया था, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन आकर बैठ गया। बस यही है मेटल एक्सिस डिफेक्ट। अब जो इलेक्ट्रॉन आके बैठा है उसको हमने नाम दे दिया एफ सेंटर। क्लियर, पक्का, श्योर। चलो आगे चलते हैं। सो ये था हमारा पहले टाइप का नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट बेटा, जो है कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसमें क्या समझ में आया, मेटल की कमी। मेटल डेफिशिएंसी का मतलब मेटल की कमी,
मेटल कम है, और ये डिफेक्ट ज्यादातर दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन compounds of डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स के कंपाउंड्स में बेटा? डी ब्लॉक। अब आप बोलोगे मैम डी ब्लॉक में ऐसी क्या खास बात है कि डी ब्लॉक के कंपाउंड से शो करते हैं? एक खास बात आपने पढ़ी होगी डी ब्लॉक की मेटल्स में, कि डी ब्लॉक की मेटल्स कैन शो वेरिएबल वैलेंसी, एज डी ब्लॉक metals can show वेरिएबल वैलेंसी समझते हो? अरे भाई आयरन तो सब पढ़ते आए हैं ना, कि आयरन की वैलेंसी +2 भी होती है और +3 भी होती है। तो ये डिफेक्ट ऐसे ही कंपाउंड में आपको मिलेगा जिनमें आपका आयन वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकता है, अपनी वैलेंसी को बदल सकता है, अपने चार्ज को बदल सकता है। मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड। अब आयरन ऑक्साइड का जो लेटिस है आइडियली वो कैसा होना चाहिए? देखो, उसमें Fe2 पॉजिटिव होना चाहिए, O2 नेगेटिव होना चाहिए। एक आयन Fe2 पॉजिटिव, अगला आयन O2 नेगेटिव, फिर Fe2 पॉजिटिव, फिर O2 नेगेटिव, फिर से Fe2 पॉजिटिव। बेटा आयरन ऑक्साइड का लेटिस बनाएंगे पहले सब लोग आराम से। O2 नेगेटिव बच्चा, Fe2 पॉजिटिव, केटायन, एनायन, इस तरह से आयरन ऑक्साइड का लेटिस है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड का क्रिस्टल है। एनायन, फिर आ जाएगा केटायन, अब हुआ क्या बेटा? डिफेक्ट का नाम क्या है? मेटल की डेफिशिएंसी। मान लो कोई आयरन ऑक्साइड भाग गया, रिबेलियस आयरन ऑक्साइड है, नहीं माने उसका लेटिस में रुकने का, भाग गया। तो किसी आयरन ऑक्साइड को भगा दो। आयरन ऑक्साइड के भगाते ही ये क्रिएट हो गई कैटायनिक वैकेंसी। क्या क्रिएट हो गई बेटा? कैटायनिक वैकेंसी। और इस कैटायनिक वैकेंसी के क्रिएट होने की वजह से क्या न्यूट्रलिटी बदल गई? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो बदल गई, +2 का चार्ज गायब हो गया। अब उस +2 के चार्ज को मैनेज कौन करेगा? देखो, अगर उस +2 का चार्ज गायब हुआ है तो उसको मैनेज कौन करेगा? ठीक है, काम तो पूरा होगा, न्यूट्रलिटी तो हमेशा मेंटेन रहेगी, चाहे तुम करो चाहे कोई और करे। तुम नहीं करोगे, तुम भागोगे तो कोई और करेगा। तो अगर Fe2 पॉजिटिव भाग गया, +2 के चार्ज की डेफिशिएंसी हो गई, डेफिशिएंसी क्रिएट करके चला गया, डेफिशिएंसी ऑफ +2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करके चला गया। तो इसको मैनेज कैसे करें, इसको मेंटेन कैसे करें? तो तरीका क्या है? इस डिफेक्ट में होता क्या है कि दूसरे आयरन को ये पता है कि भाई वो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को बदल सकता है, उसको ये बात बहुत अच्छे से पता है। आपके बगल वाले पड़ोसी को पता है कि अगर आप भाग जाओगे, अगर आप ये काम पूरा नहीं करोगे तो वो कर देगा, लेकिन वो करता नहीं है, वो वेट करता है कि जिस दिन तुम भागोगे उसी दिन वो पूरा करेगा ऑब्वियसली। तो जिस दिन Fe2 पॉजिटिव बिल्कुल ही भाग गया, अब वो काम को कौन पूरा करेगा? उस +2 चार्ज को कौन पूरा करेगा? उसके पड़ोसी वाले आयरन। अब कितना यूनिट चार्ज पूरा करना है? +2। तो बेटा एक आयरन ने मानो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर बदलकर कर दी +3, अभी कितने यूनिट का फायदा हुआ? +1 का। तो एक और कोई आयरन अपनी ऑक्सीडेशन नंबर बदल के करेगा +3। समझ गए कैसे +2 की डेफिशिएंसी को पूरा किया जाएगा? कैसे इस चार्ज की डेफिशिएंसी को पूरा किया जाएगा? बाय चेंजिंग दी ऑक्सीडेशन नंबर। इसीलिए बोला जाता है कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट उन्हीं क्रिस्टल में होता है जिसमें मेटल के पास ये सुपर पावर है टू चेंज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर वो नहीं चेंज कर सकता तो ये डिफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर है? पक्का? चलो तो लिखेंगे बेटा इस डिफेक्ट के बारे में कि इन दिस डिफेक्ट to maintain the electrical neutrality, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए some of the metal ions
सम ऑफ द मेटल आयंस चेंजेस देयर ऑक्सीडेशन नंबर। चलो पूरा लिख लेते हैं, बाद में तुम लोग कंफ्यूज होगे कि मैम ये नोट्स में आपने ON क्या लिखा था, क्योंकि मेहनत तुम लोग कर नहीं सकते, पता तुम लोग लगा नहीं सकते, तुम्हें चाहिए सब पका पकाया। तो सम ऑफ द मेटल आयंस चेंजेस देयर ऑक्सीडेशन नंबर, अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को बदल देते हैं दूसरे वाले की वैकेंसी को पूरा करने के लिए। जो +2 यूनिट के चार्ज का घपला हो रहा था उसको बिल्डअप करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए। अच्छा ये बताओ मुझे, ध्यान से देखना, जब हमारे पास एक वैकेंसी क्रिएट हुई थी, एक पॉजिटिव चार्ज भागा था, एक +2 यूनिट चार्ज भागा था, तो कितने आयंस को अपना ऑक्सीडेशन नंबर बदलना पड़ा? कितने आयंस को अपना ऑक्सीडेशन नंबर बदलना पड़ा? 2 को। तब एक के जाने की वजह से 2 लोग डिस्टर्ब हो गए। तो जब कोई एक इंसान अपना काम पूरा नहीं करता तो इधर 2-3 लोग परेशान होते हैं आसपास। तो इसलिए हमेशा लाइफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से निभाया करो, और हमेशा ध्यान रखना आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद हो। तो सबसे पहले अपना काम, अभी आप स्टूडेंट्स हो तो अभी आप लोग का सबसे बड़ा काम है पढ़ाई करना, तैयारी करना, ताकि आपके आसपास का सराउंडिंग भी डिस्टर्ब ना हो। सुना होगा ना क्यों डांटते हैं मम्मी पापा, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, पढ़ लो। जब आप नहीं पढ़ते हो तो खाली आप नहीं काम चोरी कर रहे हो, आप अपने पेरेंट्स को भी ट्रबल कर रहे हो, वो भी परेशान हो रहे हैं। तो इसी तरह जब एक Fe2 पॉजिटिव भागा है तो साइड वाले 2 लोगों को मेहनत करनी पड़ी, अपने चार्ज को बदलना पड़ा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे व्हेन 1 Fe2 पॉजिटिव इज मिसिंग, अगर एक Fe2 पॉजिटिव मिसिंग है, देन 2 Fe3 पॉजिटिव आर जनरेटेड। 2 Fe3 पॉजिटिव आर जनरेटेड। एक Fe2 पॉजिटिव के मिसिंग होने से 2 Fe3 पॉजिटिव जनरेट हो रहे हैं। 2 लोगों को अपनी ऑक्सीडेशन नंबर पलटनी पड़ रही है। दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है ये, बढ़िया है, इस पे न्यूमेरिकल भी बन जाता है कि कितना Fe2 पॉजिटिव मिसिंग होने से कितना Fe3 पॉजिटिव जनरेट होगा। ठीक है, सो ये था हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अरे आ गया न्यूमेरिकल, मैंने बोला था न्यूमेरिकल भी इस पे बनता है। चलो देख ही लेते हैं न्यूमेरिकल। एनालिसिस शोज दैट निकल ऑक्साइड हैज द फॉर्मूला Ni.98O। देखो जो निकल ऑक्साइड का फॉर्मूला होना चाहिए ना, इन जनरल निकल ऑक्साइड का जो एक्सपेक्टेड फॉर्मूला है, निकल ऑक्साइड का जो एक्सपेक्टेड फॉर्मूला है वो है बेटा NiO। जैसे FeO था ना आयरन ऑक्साइड का, वैसे ही। लेकिन यहाँ गिवन फॉर्मूला क्या है हमारे पास अभी निकल ऑक्साइड का? उन्होंने गिवन फॉर्मूला दे दिया है Ni 0.98O। तो मुझे ये बताओ कि आपको दिख रहा है ना कि निकल और ऑक्सीजन 1:1 के रेशियो में होने चाहिए थे, बट 0.98:1 के रेशियो में प्रेजेंट है, मतलब मेटल की डेफिशिएंसी है। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि भाई मेटल की डेफिशिएंसी है, मेटल कम हो गया। मेटल 1 रेशियो में होना चाहिए था लेकिन बस 0.98 रेशियो में ही अवेलेबल है, मेटल की डेफिशिएंसी हो गई। अच्छा आपको स्टोइशियोमेट्री बदलती हुई दिखी डिफेक्ट में? स्टोइशियोमेट्री पूरी तरह से चेंज हो गई है। NiO फॉर्मूला होना चाहिए था, Ni 0.98O हो गया। तो इस तरह के डिफेक्ट को नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कहते हैं, जहां स्टोइशियोमेट्री बदलती है। दूसरा हमें ये समझ में आया कि निकल 1 रेशियो में होना चाहिए था बट 0.98 में ही है, मतलब निकल की डेफिशिएंसी है, मेटल की डेफिशिएंसी है। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्ट एज Ni2 पॉजिटिव और Ni3 पॉजिटिव। कितना फ्रैक्शन Ni2 पॉजिटिव का है और कितना फ्रैक्शन Ni3 पॉजिटिव का है, मतलब दोनों तरह के आयंस हैं। उन्होंने बता दिया कि अब आपके लैटिस के अंदर दोनों आयंस हैं, Ni2 पॉजिटिव भी है, Ni3 पॉजिटिव भी है। पता लगाओ कौन कितना है, दया पता लगाओ। दया के पता लगाने से काम नहीं चलेगा, काम इतना आसान नहीं है कि बोल दिया दया पता लगाओ निकल 2 पॉजिटिव कितना, निकल 3 पॉजिटिव कितना, मेहनत हमें ही करनी पड़ेगी। चलो तो बेटा मैं मान लूं क्या कि टोटल निकल कितना, अच्छा ये बताओ। टोटल निकल है मेरे पास 0.98। क्वेश्चन ने बता रखा है कि टोटल निकल है मेरे पास 0.98। क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों सिखा दूंगा। ठीक है, 2 तरीके हैं। टोटल निकल है 0.98। अब इसमें से या तो आप अज्यूम कर लो, अब इसमें से या तो आप अज्यूम कर लो कि x नंबर है हमारे पास, x नंबर ऑफ Ni2 पॉजिटिव है,
Ni2 पॉजिटिव का नंबर x है, तो Ni3 पॉजिटिव का नंबर हो जाएगा 0.98 माइनस एक्स। 0.98 माइनस एक्स हमारा नंबर हो जाएगा Ni3 पॉजिटिव का। ठीक है, अगर हमारा टोटल 0.98 है और मैंने माना कि उसमें से x 0.98 में से x Ni2 पॉजिटिव है, क्योंकि भाई तुक्का ही लगाना पड़ेगा, अभी कुछ पता तो है नहीं कौन कितना है, तो x मान लो, y मान लो, z मान लो, a मान लो, b मान लो, c मान लो, जो अच्छा लगता हो वो मान लो। x मान लिया कि x नंबर है Ni2 पॉजिटिव, तो 0.98 माइनस एक्स हो गया Ni3 पॉजिटिव। अब हमें पता है कि टोटल चार्ज, बार बार इस चीज को बोला जा रहा है कि सॉलिड के ऊपर टोटल चार्ज शुड बी इक्वल टू 0, है ना भाई। सॉलिड के ऊपर टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। आपने कहा कि x नंबर है +2 चार्ज का, तो मैंने लिखा +2 इंटू एक्स। x नंबर है +2 चार्ज का, ऐसे लिखो। x नंबर है +2 चार्ज का, तो x इंटू +2। 0.98 माइनस एक्स नंबर है +3 चार्ज का, तो दिस इज +3। और बेटा ऑक्सीजन का चार्ज तो सबको पता है, ऑक्सीजन का चार्ज तो सबको पता है -2। सो सारे चार्ज का जो सम होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 0। समझ गए, सारे चार्ज का जो सम होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 0। आपका x नंबर है +2 चार्ज का, आपका 0.98 माइनस एक्स नंबर है +3 चार्ज का, और ऑक्सीजन है एक ऑक्सीजन है और उसका चार्ज है -2। सबको जोड़ो, टोटल सम शुड बी 0। चलो सॉल्व करेंगे, सबको जोड़ो, टोटल सम शुड बी 0। सो 2x प्लस 0.98 माइनस x इंटू 3 -2 इज इक्वल टू 0 बेटा। तो 2x प्लस, बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर लो 0.98 में, 3 इंटू 8 हो जाएगा 24 एंड 2.94 आ रहा है। -3x -2 इज इक्वल टू 0। बहुत आसान कैलकुलेशन है, कोई टफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बचा मेरे पास -x और मेरे पास बच रहा है बेटा 2.94 में से 2 घटा देंगे हम, तो 0.94। ठीक है, तो बेटा ये मेरे पास जा रहा है 0। सो x इज इक्वल टू 0.94। अगर x 0.94 है, मतलब निकिल 2 पॉजिटिव अगर आपका 0.94 है, तो बेटा 0.98 माइनस एक्स हो जाता है यहाँ पर 0.98 माइनस 0.94। सो दिस इज इक्वल टू, दिख रहा है ना आप लोग को, चलो थोड़ा लेफ्ट में लिख दूं, 0.98 माइनस 0.94, दिस इज इक्वल टू 0.04। और ये 0.04 क्या आ गया हमारे पास, Ni3 पॉजिटिव। तो क्या आप परसेंटेज निकाल लोगे, परसेंटेज निकाल लोगे? परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आपका टोटल 100 है, टोटल आपका नंबर 100 है, उसमें फिजिक्स में 40 है, केमिस्ट्री में 60 है, परसेंटेज निकाल दो। तो परसेंटेज निकाल लेते हो ना, तो टोटल है भाई हमारे पास 0.98, ठीक है, उसमें से Ni2 पॉजिटिव का नंबर है 0.94, तो परसेंटेज ऑफ Ni2 पॉजिटिव कितना हो गया, परसेंटेज ऑफ Ni2 पॉजिटिव कितना हो गया, 0.94 अपॉन 0.98 इंटू 100। परसेंटेज निकालनी तो सबको आती है ना, कितना नंबर आया, टोटल कितना है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये मुझे लग रहा है सीधा सीधा 96% आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब आपने बोला था मैम 2 तरीके क्वेश्चन करने का, ये तो किताबों वाला तरीका है, आप किताबों में कहीं भी सोल्यूशन ढूंढोगे आपको यही सोल्यूशन मिलेगा कि चार्ज को 0 कर दो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर दो, टोटल चार्ज को 0 कर दो। ये तरीका समझ आया, अच्छे से देख लो, अच्छे से पूरे क्वेश्चन को देखो। डिफिकल्ट नहीं है बेटा, टोटल नंबर हमें पता था, हमें बस एक अज्यूम करना है कि एक आयन का नंबर x है, दूसरे का टोटल -x है, और चार्ज को 0 करके वो वैल्यू निकाल लेनी है। अब दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, व्हाट इज द सेकंड वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। सेकंड वे थोड़ा सा स्मार्ट लोगों के लिए है ना, तो वही बच्चे इस पे ध्यान दें जिनको लगता है कि वो स्मार्ट है और इसको समझ जाएंगे। देखो मैंने आपको सिखाया था कि अगर एक निकिल 2 पॉजिटिव गायब होगा तो 2 निकिल 3 पॉजिटिव जनरेट होंगे। बोलोगे मैम कब सिखाया,
ये तो हमने सीखा ही नहीं जिंदगी में कभी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन वन Fe2 पॉजिटिव इज मिसिंग 2 Fe3 पॉजिटिव आर जनरेटेड, है ना। अरे डायग्राम के साथ, प्रूफ के साथ, अगर एक Fe2 पॉजिटिव गायब है तो 2 Fe3 पॉजिटिव जनरेट होंगे। तो सेम अप्लाई होता है निकिल के लिए। इफ वन निकिल 2 पॉजिटिव इज मिसिंग, अगर एक निकिल 2 पॉजिटिव मिसिंग है, देन 2 निकिल 3 पॉजिटिव आर जनरेटेड। ठीक है, अब पहले तो हम ये चेक करें कि कितना निकिल 2 पॉजिटिव मिसिंग है। मिसिंग, देखो फॉर्मूला होना क्या चाहिए था, पिछले पेज पे भी आपको समझाया था कि एक्सपेक्टेड फॉर्मूला क्या होना चाहिए था बेटा, कंपाउंड का एक्सपेक्टेड फॉर्मूला होना चाहिए था NiO, बट रियल फॉर्मूला कंपाउंड का है क्या, एक्चुअल फॉर्मूला क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, Na 0.98O, ये है फॉर्मूला। एक्चुअल फॉर्मूला को देखो, एक्सपेक्टेड फॉर्मूला को देखो, क्या होना चाहिए था, क्या हो गया। तो कितना निकिल 2 पॉजिटिव मिसिंग है, कितना निकिल 2 पॉजिटिव मिसिंग है बेटा, होना चाहिए था 1, है केवल 0.98, कितना मिसिंग है 0.02। इज दिस क्लियर, कितना निकिल 2 पॉजिटिव मिसिंग है 0.02। तो निकिल 3 पॉजिटिव कितना जनरेट होगा, निकिल 3 पॉजिटिव कितना जनरेट होगा, डबल 2 इंटू 0.02, एक के लिए 2 जनरेट होता है, 0.02 के लिए 2 इंटू 0.02 जनरेट होगा, मतलब 0.04। तो परसेंटेज ऑफ निकिल 3 पॉजिटिव इज 0.04 अपॉन 0.98 इंटू 100। और अगर निकिल 3 पॉजिटिव 0.04 है तो निकिल 2 पॉजिटिव कितना हो गया, 0.98 माइनस 0.04, दैट इज 0.94। कितना आसान तरीका है, कितना इजीली हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। लेकिन मैंने कहा था ये स्मार्ट लोगों को ही समझ आएगा। पहले आपने सीधा फॉर्मूला पे नजर मारी और आपने इतना लंबा प्रोसेस ही नहीं करना यार, जो पिछले किया था ना किताबों वाला तरीका, बुक्स वाला तरीका नहीं कर रहे यार, चार्ज वार्ज जीरो करके इतना लंबा। सीधा हमने ये देखा कि कितना निकिल 2 पॉजिटिव गायब है लेटिस से, 0.02 गायब है, तो निकिल 3 पॉजिटिव बना कितना होगा, डबल, मतलब 0.04, सीधे निकल गई परसेंटेज। डायरेक्ट वही नंबर्स आ गए जो पीछे आए थे, 0.94 और 0.04। समझ आया ये तरीका, कितने लोगों को समझ आया, से थम्स अप इन द कमेंट, कमेंट में बता देना मुझे कि कौन सा तरीका आपको अच्छा लग रहा है, किताबों वाला या स्मार्ट अप्रोच। चलो बताना सब लोग कमेंट्स में कि सेकंड वे आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं। चलो बेटा, लास्ट काइंड ऑफ डिफेक्ट पे आ रहे हैं, दैट इज नोन एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नाम से क्या समझ में आया कि कोई ना कोई इम्प्योरिटी है। अब थोड़ा सोचने वाली बात यह है कि इम्प्योरिटी आई कैसे होगी, कहाँ से आई होगी। मान लो एक ही बीकर में मान लेते हैं एक ही बीकर में NaCl का भी सोल्यूशन है और कैल्शियम क्लोराइड का भी सोल्यूशन है, और भी कोई ले लो, स्ट्रोंशियम क्लोराइड का भी सोल्यूशन है, और आपने इसका क्रिस्टलाइजेशन किया, आपने इसका सॉलिडिफिकेशन किया। एक ही बीकर के अंदर हमारा NaCl भी है सोल्यूशन के अंदर, कैल्शियम क्लोराइड भी है सोल्यूशन के अंदर, स्ट्रोंशियम क्लोराइड भी है, बेरियम क्लोराइड भी है, और आपने इसको सॉलिडिफाई किया। तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि सॉलिडिफिकेशन होते टाइम, क्रिस्टलाइजेशन होते टाइम हो सकता है NaCl के लेटिस में कुछ कैल्शियम आयन चले गए हो। डोंट यू थिंक, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है भाई। हो सकता है ना कि जब सॉलिडिफिकेशन हो रहा हो तो NaCl के लेटिस में कुछ कैल्शियम आयन चले जाएं, कुछ स्ट्रोंशियम आयन चले जाएं, हो सकता है ना। तो कब आता है ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट, दिस डिफेक्ट अराइजेस व्हेन a solid is crystallized from a salt solution having 2 or more salts, 2 या 2 से ज्यादा सॉल्ट उसमें पड़े हुए हैं, आपने सॉलिडिफाई कर दिया, क्रिस्टलाइज कर दिया, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि कोई रास्ता भटकते भटकते आपके NaCl के लेटिस में आ जाए। जैसे कि यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि आपके पास लेटिस बन रहा था NaCl का, लेकिन यहाँ ध्यान से देखोगे तो आपका Sr2 पॉजिटिव दिख रहा है। एक जगह पे ध्यान से देखोगे तो फॉरेन एटम दिख रहा है, इम्प्योरिटी दिख रही है।
Sr2 पॉजिटिव की इम्प्योरिटी दिख रही है बेटा, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन रहती है, इस रूल को याद रखो कि कैसा भी डिफेक्ट आ जाए न्यूट्रलिटी चेंज नहीं होगी, कैसा भी डिफेक्ट आ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, कुछ भी आ जाए, न्यूट्रलिटी नहीं हिलेगी, न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी है। अच्छा, आपका जो मेन आयन था लेटिस का वो कौन था? आपका जो एक्चुअल मेन आयन था, प्राइम आयन था, एक्चुअल आयन था लेटिस का, वो कौन था? एक्चुअल आयन ऑफ लेटिस वॉज NaCl, ठीक है। तो Na पॉजिटिव, एक्चुअल जो कैटायन है लेटिस का वो Na है। और बेटा इम्प्योरिटी आयन कौन सा है आपका? इम्प्योरिटी आयन है आपका Sr2 पॉजिटिव या कैल्शियम या बेरियम, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिया Sr2 पॉजिटिव का। मेन एक्चुअल आयन है आपका सोडियम और इम्प्योरिटी का आयन है Sr2 पॉजिटिव। तो एक Sr2 पॉजिटिव कितने सोडियम को भगाएगा? और न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, न्यूट्रलिटी नहीं बिगड़नी चाहिए। ध्यान से देखो, एक स्ट्रोंशियम का आयन Sr2 पॉजिटिव का आयन जिसके ऊपर 2 यूनिट का चार्ज है, वो कितने सोडियम को रिप्लेस करेगा? ध्यान से समझना, 1 Sr2 positive ion will replace 2 Na plus ions. Is this clear? जब 2 Na plus आयन लेटिस से गायब होंगे तब एक Sr पॉजिटिव आ पाएगा, Sr2 पॉजिटिव आ पाएगा। मतलब दो जगह जब वैकेंसी क्रिएट होगी तब एक जगह पे Sr2 पॉजिटिव आ पाएगा। आर यू गेटिंग? When two cationic vacancies आर प्रेजेंट, जब दो कैटायनिक वैकेंसी प्रेजेंट है, देन 1 Sr2 पॉजिटिव ऑक्यूपाइज ओनली वन ऑफ द वैकेंसी। भाई Sr2 पॉजिटिव तो एक ही आयन है ना, तो एक ही जगह भर पाएगा ना, वन ऑफ द वैकेंसी, एंड द सेकेंड साइट इज स्टिल वैकेंट। सेकेंड साइट इज स्टिल वैकेंट, जो दूसरी साइट है वो अभी भी खाली है, दैट इज स्टिल वैकेंट। तो बेटा इम्प्योरिटी डिफेक्ट हमेशा ध्यान रखना, इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्रिएट कैटायनिक वैकेंसीज। इम्प्योरिटी जो आपका डिफेक्ट होता है वो कैटायनिक वैकेंसीज को क्रिएट करता है, वो कैटायनिक वैकेंसीज छोड़कर चला जाता है। एंड नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज, कितनी वैकेंसी वो जनरेट करके जाएगा पर इम्प्योरिटी आयन, नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज पर इम्प्योरिटी आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन इम्प्योरिटी आयन। आपके इम्प्योरिटी आयन के ऊपर कितना चार्ज है? चार्ज ऑन इम्प्योरिटी आयन माइनस चार्ज ऑन एक्चुअल आयन, चार्ज ऑन एक्चुअल आयन। जैसे स्ट्रोंशियम वाले केस में फॉर्मूला लगा के देख लो ना, स्ट्रोंशियम वाले केस में फॉर्मूला लगा के देखो, 2 - 1 तो एक वैकेंसी रहेगी। अगर मान लो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में स्ट्रोंशियम ना आकर एल्यूमिनियम आता तो 3 - 1 2 वैकेंसी क्रिएट होती, क्योंकि वो 3 सोडियम को रिप्लेस करता। अब उस 3 में से वो बैठेगा तो एक ही जगह पे ना, आप लड़ झगड़ के 3 कुर्सी खाली करा रहे हो, बैठोगे तो आप एक पे ही ना। ऐसा तो है नहीं कि तीनों कुर्सी को ऐसे जोड़ के उसमें बीच में बैठ जाओगे, वो तो आपके लिए अनकंफर्टेबल है, कैसे बैठ जाओगे बीच में लटक के। तो एल्यूमिनियम ने कुर्सी तो खाली कराएगा 3, बैठेगा तो एक पे ना, तो 2 वैकेंसी बचेगी। तो 3 - 1 तो कितनी कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट होती है पर इम्प्योरिटी आयन? बेटा चार्ज को माइनस करके देख लो, इम्प्योरिटी आयन का क्या चार्ज है माइनस एक्चुअल आयन का क्या चार्ज है। इज दिस क्लियर? समझ आया सब लोगों को? पक्का समझ आया? चलो वेरी गुड। तो ये था हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड इट वाज द लास्ट काइंड ऑफ डिफेक्ट, ये हमारा आखिरी डिफेक्ट था। आगे चलते हैं। तो डिफेक्ट के बाद हमारी आती है बेटा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो हम सबको पता है कि सॉलिड 3 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रिकली हम सॉलिड को 3 पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो सकता है कंडक्टर, एक हो सकता है इंसुलेटर, सबसे कोने में लिख देंगे इंसुलेटर, और इन दोनों के बीच में आता है सेमीकंडक्टर। और इसको आप डिटेल में पढ़ते भी हो बेटा, सेमीकंडक्टर को पढ़ते हो ना फिजिक्स में डिटेल में। तो
कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो होता है जिसका अच्छा खासा कंडक्शन है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को बहुत हाई रेट से कंडक्ट कर पाए। मतलब कंडक्टर का जो कंडक्शन है इज इन द रेंज ऑफ, आप कह सकते हो कि 10⁴ से लेके 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यही है ना आपकी यूनिट कंडक्टेंस की। बेटा इंसुलेटर की जो रेंज है कंडक्टेंस की वो है आपके पास 10⁻⁻20 से लेके 10⁻⁻6, बहुत ही नेग्लिजिबल, ना के बराबर, चाहता ही नहीं कंडक्शन करना, क्रिएट ही नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करता। और सेमी कंडक्टर कहाँ आ जाएगा? सेमी का मतलब सेमी कंडक्टर आ जाएगा बीच में। तो 10⁻10 से लेके -6 से लेके एक्चुअली 10⁻6 से लेके 10⁴ की कंडक्टिविटी रेंज है बेटा किसकी? इंसुलेटर की। इंसुलेटर की तो ये तो रेंज हो गई इंसुलेटर, सॉरी सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर को ही आप डिटेल में पढ़ते हो फिजिक्स में, बट हमेशा एक बात ध्यान रखना कि ये जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी है, इस सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है इट कैन बी इंक्रीज्ड। कंडक्टिविटी ऑफ semiconductors can be increased by डोपिंग वर्ड सुने? डोपिंग वर्ड का मतलब होता है कोई इम्प्योरिटी मिक्स कर दो। डोपिंग का मतलब होता है कोई इम्प्योरिटी इसके अंदर मिक्स कर दो, आप इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा के इसको यूटिलाइज कर सकते हो। डोपिंग कर दो, इम्प्योरिटी मिक्स कर दो, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, आप इसको यूज कर सकते हो। तो डोपिंग के अकॉर्डिंग, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग, सेमीकंडक्टर बेटा दो तरह के होते हैं। क्लासिफिकेशन अगर हम करें सेमीकंडक्टर्स का ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग, ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग, इम्प्योरिटी आपने क्या डाली है, डोपिंग आपने किस चीज की है, उसके बेसिस पर। एक है हमारा एन टाइप और एक है हमारे पास पी टाइप। तो बच्चे ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है इट इज डोप्ड विद एन इम्प्योरिटी ऑफ ग्रुप 15। ग्रुप 15 कौन सा है? पीरियोडिक टेबल का लेक्चर याद है? ग्रुप 15 कौन सा है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी, ग्रुप 15 की कोई एलिमेंट आपने मिला दिया, उससे डोप कर दिया तो आपका एन टाइप बनेगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर आपका बनेगा विच इज डोप्ड विद एन इम्प्योरिटी ऑफ ग्रुप 13। देखो सेमीकंडक्टर जो है वो है हमारे ग्रुप 14। सेमीकंडक्टर खुद बिलोंग करते हैं ग्रुप 14 से। तो अगर आप उसमें ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी मिलाओगे तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी मिलाओगे तो वो पी टाइप बनेगा। अब इस एन और पी का ना लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो लोगों को ये लगता है, एक मिसकंसेप्शन है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिवली चार्ज होता है, पी टाइप पॉजिटिवली चार्ज होता है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेमीकंडक्टर न्यूट्रल होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। दोनों सेमीकंडक्टर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। डोपिंग करने से चार्ज नहीं आता, जिस तरह डिफेक्ट से न्यूट्रलिटी नहीं बिगड़ती, डोपिंग से भी न्यूट्रलिटी नहीं बिगड़ती। डोपिंग इज अ काइंड ऑफ इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इस बात को समझो। न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं होगी, चार्ज डिस्टर्ब नहीं होगा, दोनों ही नेचर में कैसे रहेंगे? न्यूट्रल। नोट है ये, लिख लेना, दोनों का ही नेचर कैसा रहेगा? न्यूट्रल। तो ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज थी बेटा। अब चलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, खत्म कर लेंगे चैप्टर को। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इज द लास्ट हेडिंग। सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो बच्चे सॉलिड हैं हमारे 5 कैटेगरी के। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अगर क्लासिफाई करें तो कैटेगरी है बच्चा 5। देखना कौन कौन सी। पैरामैग्नेटिक आप पढ़ चुके हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ चुके हो, केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ चुके हो। डायामैग्नेटिक, अब आपके लिए कुछ नया टर्म आ रहा है, फेरोमैग्नेटिक। फिर होता है बेटा एंटी फेरोमैग्नेटिक।
एंटी फेरोमैग्नेटिक। और बेटा पांचवा टाइप है फेरी मैग्नेटिक। स्पेलिंग को ध्यान रखना, क्योंकि एक फेरो है एक फेरी है, फिर तुम लोग बोल दोगे दोनों सेम है। नहीं, एक फेरोमैग्नेटिक है और एक फेरी मैग्नेटिक है। तो ये पैरामैग्नेटिक क्या है? पैरामैग्नेटिक तो हम सब पढ़ के आए हैं कि पैरामैग्नेटिक जो है वो वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में एंड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वीकली अट्रैक्ट होते हैं, वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। बेटा वीकली अट्रैक्ट होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड में ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इन्हें हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्या है? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे डायामैग्नेटिक में नहीं है। दीज आर वीकली रिपेल्ड। अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इनमें रिपल्शन लगेगा, इनमें रिपल्शन लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में ये वीकली रिपेल होते हैं। क्या हमें एग्जाम्पल भी लिख लेने चाहिए? बिल्कुल बेटा, क्योंकि लास्ट वाले पोर्शन से अगर तुम पूछोगे मैम क्वेश्चन क्या आता है, सॉलिड स्टेट के आखिरी पोर्शन से ध्यान देना, एग्जाम्पल पे आता है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेरोमैग्नेटिक, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेरीमैग्नेटिक, इस तरह का आता है सवाल। तो पैरामैग्नेटिक का एग्जाम्पल ऑक्सीजन। क्यों लिखवाया? क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑक्सीजन। या फिर ऑक्सीजन के अलावा बहुत सारे हैं, O2 है, N2 पॉजिटिव है, ठीक है, ये सब पैरामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक में बेटा आपके पास बेंजीन है बच्चा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं बेटा। आइस है हमारे पास, डायामैग्नेटिक है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं बेटा। ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गए। फेरोमैग्नेटिक कौन है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर strongly attracted in magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड में strongly अट्रैक्ट होंगे और बेटा इनका जो मैग्नेटिज्म है वो परमानेंट है, परमानेंटली ये मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जब तक आपने फील्ड लगाई है तभी तक मैग्नेटाइज्ड है, ये परमानेंट मैग्नेटाइज हो जाते हैं। इसका हमारे पास एग्जाम्पल है मैग्नीज, बेटा आयरन, ठीक है, निकेल एक्सेट्रा। बेटा एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है? एंटी फेरोमैग्नेटिक में देखो, जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो होता क्या है कि हमारे कुछ डोमेन्स क्रिएट होते हैं। मतलब जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर उधर भटक रहे थे, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, तो वो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोमेन कहते हैं। ग्रुप ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम डोमेन बोलते हैं। ग्रुप ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं डोमेन। तो कुछ डोमेन्स बन जाती हैं, ठीक है। तो या तो सारे डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में आ जाए, ऑल डोमेन्स इन वन डायरेक्शन। फेरोमैग्नेटिक में सारी डोमेन्स एक डायरेक्शन में हो जाती हैं बेटा, ऑल डोमेन्स इन वन डायरेक्शन। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए इनका मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा हो जाता है। आयरन, क्रोमियम, निकेल लिखा था हमने, सारी डोमेन एक डायरेक्शन में, मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा। एंटी फेरोमैग्नेटिक में इक्वल नंबर ऑफ एंटी पैरेलल ऑपोजिट डायरेक्शन, एंटी पैरेलल का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन डोमेन, इक्वल नंबर ऑफ एंटी पैरेलल डोमेन्स, मतलब आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, ठीक है, वो वाला सीन है कि आधे डोमेन एक डायरेक्शन में आधे डोमेन अलग डायरेक्शन में, वो है एंटी फेरोमैग्नेटिक। और बच्चा फेरी मैग्नेटिक क्या है? अनइक्वल नंबर ऑफ एंटी पैरेलल डोमेन्स, अनइक्वल नंबर ऑफ एंटी पैरेलल डोमेन्स। अभी डायग्राम से भी दिखा देंगे, घबराओ मत। एग्जाम्पल याद करो, क्योंकि एग्जाम्पल नहीं याद करोगे दिक्कत होगी। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल लिखा है एंटी फेरोमैग्नेटिक का MnO, फेरोमैग्नेटिक का एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है CrO, बहुत जरूरी है याद करना। एनसीईआरटी में फेरी मैग्नेटिक का एग्जाम्पल है मेरे पास Fe3O4, याद रखना इसको, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल याद करो, इस पोर्शन से एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैंने कहा था डायग्राम दिखा देंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, फेरोमैग्नेटिक में आपकी सारी डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में है, ऑल डोमेन्स इन वन डायरेक्शन। तो ये हमारा है फेरोमैग्नेटिक, ऑल डोमेन्स इन वन डायरेक्शन, ठीक है। एंटी फेरोमैग्नेटिक में इक्वल नंबर ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शंस, इक्वल नंबर ऑफ ऑपोजिट डोमेन्स, और
देखो, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ये ऊपर है ये नीचे है, ये ऊपर है ये नीचे है, ये ऊपर है ये नीचे है। और बेटा फेरी मैग्नेटिक में अनइक्वल नंबर ऑफ ऑपोजिट डोमेन्स, यही अंतर है। एग्जाम्पल याद कर लो, चैप्टर खत्म हो चुका है सॉलिड स्टेट का। बहुत प्यार से धीरे धीरे हमने इस चैप्टर को निपटाया है, ये क्रैश कोर्स। लेकिन हम हर चीज को इतने डेप्थ में पढ़ रहे हैं, इतने डेप्थ में पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ फंसेगा, फंस ही नहीं सकता ना, स्कोप ही नहीं छोड़ रहे हम, सब कुछ कवर करते हुए चल रहे हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग, कीप स्टडिंग, टेक केयर एंड सी यू इन द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। चैप्टर कर लिया, क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आप लोगों की दिक्कतें बनी रहेंगी। तो नेक्स्ट सेशन हम क्वेश्चंस पे लेंगे। तो सी यू देयर, टेक केयर टिल देन। और बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। डीपीपी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, वेबसाइट पे, डिस्कॉर्ड पे। तो टीपीपी सॉल्व कर लेना क्वेश्चन में आने से पहले, क्योंकि सॉल्व करके आओगे तो डाउट ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। और लेक्चर को शेयर कर देना। आई एम एंडिंग द सेशन, टेक केयर।